अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी मुक़द्दस मूर्ति बाय रिजवान अली सोमरो। नेक्स्ट एपिसोड। शिकार से वापसी पर दरगोश काफ़ी थक चुका था, चुनाचे वो अपने घर आते ही पढ़कर सो गया। सोते हुए उसको ना जाने कितनी देर गुजरी होगी कि एक अजीब किस्म की आवाज़ से उसकी नींद उड़ गई। जैसे उसकी आंख खुली तो ये देखकर चौंक गया। एक नकाबपोश उसके सर पर खड़े, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था जिसका रुख उसी की जानिब था। जिस हाथ में पिस्तौल था उस पर किसी परिंदे के निशान का टैटू मौजूद था, जिसको दरगोश ने देख लिया। हिलने की कोशिश की तो इसकी 6 की 6 गोलियां मैं तुम्हारे जिस्म में खाली कर दूंगा, नकाबपोश ने सर्द लहजे में कहा। कौन हो तुम? दरगोश ने डरे बगैर पूछा। दरगोश की बात सुनकर वो हंस पड़ा। मौत का कोई नाम नहीं होता इंस्पेक्टर। तो मुझे मारने आए हो? दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, इरादा तो मेरा यही है। मारने वाले बातें करके वक्त ज़ाया नहीं करते मेरे दोस्त। तुमको इसी वक्त मेरा किस्सा तमाम कर देना था जब मैं सोया हुआ था। इतना कहकर दरगोश ने आगे बढ़कर बिजली की सी तेजी से उस नकाबपोश के रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। नकाबपोश इसके लिए तैयार न था, चुनाचे रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर बेड पर जा गिरा। इससे कबल के वो रिवॉल्वर को उठा पाता, दरगोश ने तेजी से आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा लिया। अब बताओ कौन हो तुम? दरगोश ने पिस्तौल उसकी जानिब करते हुए कहा। उसने जवाब देने की बजाय दरगोश पर ही छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में पिस्तौल दरगोश के हाथ से निकलकर फर्श पर जा गिरा। अब वो दोनों बेड की जगह फर्श पर आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। थोड़ी देर की सही के बाद उसकी गर्दन दरगोश के हाथ में आ चुकी थी। दरगोश ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ रखा था। उसकी पूरी कोशिश थी किसी तरह इसका नकाब उतार सके, लेकिन वो बड़ा कायां था। दरगोश की हर कोशिश को उसने अपने दोनों हाथों की मदद से नाकाम बना रखा था। अचानक उसने दरगोश को अपने सर के पिछले हिस्से से टक्कर मारी, जो कि सीधी जाकर नाक पर लगी। दरगोश ने चीख कर उसकी गर्दन छोड़ दी। इतनी ही मोहलत काफ़ी थी कि वो बिजली की सी तेज़ी से कमरे के दरवाजे से बाहर था। वो भी उसके पीछे लपका, लेकिन वो कोई छलावा ही मालूम होता था। इस कदर तेज़ी से वो गायब हुआ कि दरगोश उसका सुराग भी ना पा सका। लेकिन उसको वो टैटू याद था जो उसने उसके हाथ पर खुदा हुआ देखा। ना जाने ये किसकी हरकत थी, लेकिन जिसकी भी हरकत थी उसके इरादे नेक नहीं थे। दरगोश ने इस बात को दबा देना ही मुनासिब समझा, वरना उसके ऑफिस में उसकी काफ़ी सुबकी होने का अंदेशा था। नागिर की टीम के सारे लोग आज उसके घर पर जमा थे। ज़रूर कोई ख़ास बात थी जो अभी तक किसी पर अयां नहीं थी। रात का खाना नागिर की तरफ से ही था और खाने की वाफिर मिकदार देखकर जैक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह दादा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या आज आपका वलीमा है? जैक ने बड़े ही भोंडे अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। जब भी करोगे उल्टी ही बात करोगे। दादा को वलीमा की क्या ज़रूरत है? टोनी ने बाएं आंख मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, जबकि जैक का मुंह बन गया। बात बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा छोड़कर सारा खाना तुम खा सकते हो, नागर ने मुस्कुरा कर कहा। दादा मैं क्या जिन हूँ? नहीं बेटा, तू जिन नहीं है, जिन तेरे आगे बहुत छोटी चीज़ है। तू तो देव है, देव। टोनी ने फिर उसको छेड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कमरे में बेसाख्ता कह के गूंजने लगे, जबकि जैकी का बुरा सा मुंह बन गया। जिन भूतों की बातें छोड़ो, हमें आज नादिर महल जाना है, नागिर ने संजीदगी से कहा। नादिर महल? पिंटू के मुंह में निवाला अटकने लगा। वो क्यों, फिर कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? नहीं, क्या याद नहीं, बॉस ने आखिरी टाइम मीटिंग रखी थी। हाँ याद तो है, पिंटू ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन आप उसको भूल ही जाओ तो बेहतर है। होश में तो है तू? क्या बक रहा है? मेरा अंदाज़ा है कि इतना बड़ा हाथ हमने कभी नहीं मारा होगा। इसका मतलब ये खाना नहीं, एक चारा है, पिंटू ने सरसराती आवाज़ में कहा। चारा? क्या मतलब? सब ने यकजुबान होकर पूछा। ये चारा ही तो है दादा, जो कुर्बानी के वक्त बकरे को खिलाया जाता है। ओह, नागिर ने होंठ सुकेड़े। तुम गद्दारी करना चाहते हो? याद रखो, शहर के नालों में इतनी जगह मौजूद है, एक लाश और उसमें फेंकी जा सके, नागिर ने सख्त लहजे में कहा। नहीं दादा, मैं बगैर शादी के मरना नहीं चाहता। नहीं, मरते वक्त भी अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। नागिर के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। बात कुर्बानी की नहीं, हम सबको बस मिलजुल कर काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। बस हम तो तैयार हैं उस्ताद, जैक और टोनी ने यकजुबान होकर कहा। शाबाश, अभी तक हमने आसानी काम किए हैं, हो सकता है ये काम मुश्किल हो, लेकिन जितना रिस्क उतना ही माल। माल मिले तो मैं तैयार हूँ दादा, पिंटू ने कहा। फिर जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करो, रात के 2 बजे तक अलर्ट रहना, ओके? इस साइल पर एक लॉन्च आने वाली है, उस लॉन्च से माल वसूल करके नादिर महल तक पार्सल करना है। ठीक है उस्ताद, हम रेडी हैं, टोनी ने कहा। वो तो ठीक है उस्ताद, बिरयानी में नमक कम है, पिंटू ने कहा। 2 दफ़ा खा चुका और फिर भी कहता है नमक कम है, टोनी ने आंखें दिखाते हुए कहा। उसकी बात पर सब हंस पड़े। रात के 1 बजे का वक्त था। साहिल के करीब दरख्तों के दरमियान कुदरती तौर पर एक जगह मौजूद थी जिसको मचान के तौर पर यूज़ किया जा सकता था।
इंस्पेक्टर दरगोश भी इस टीम में शामिल था, जो कि साहली इलाकों की निगरानी के लिए डीएसपी इकबाल भट्टी ने बनाई थी, ताकि समुद्र के साहिलों पर होने वाली स्मगलिंग की रोकथाम की जा सके। साहिल के गिर्द चक्कर काटने के बाद दरगोश अपने साथियों के साथ इसी जगह आराम करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये लोग पेट्रोलिंग भी किया करते। इस कुदरती मचान को खोजने वाला इकराम था। ये हवालदार था और काफ़ी तेज़ तर्रार था। इस टीम में इंस्पेक्टर आसिफ दरगोश के साथ 2 अफराद और भी शामिल थे, एक सब इंस्पेक्टर शेर अली और दूसरा शकील अहमद, वो सब इंस्पेक्टर था। इनमें सबसे ज़्यादा खुश मजाज शेर अली था, जिसकी ज़ुबान पर दुनिया जहान के तमाम किस्से मौजूद होते। वह हर बात के साथ मुंह से कोई ना कोई गाली ज़रूर निकालता। ऐसा वो जानबूझकर नहीं करता था। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। इस तरह की कैफियत उसके साथ भी थी। उसकी दिलचस्प और पुरमज़ा बातों से वक्त के गुजरने का एहसास ही न होता। शकील अहमद, संजीदगी गोया उसके बुछड़े से टपकती थी। ड्यूटी खासी बोरियत का शिकार थी। डीएसपी के खदशात अभी तक सिवाय वहम और दिमागी खलल के सिवा कुछ ना थे। शेर अली तो बाज़ औक़ात ऑल फॉल बकने लगता। उसकी बातों पर लोग खूब हंसते और कहका लगाते। इस टीम के किसी ग्रुप की तरफ से अभी कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी जिसको कोई अहम कारनामा कहा जाए। इस वक्त भी ये लोग कुदरती मचान पर ही बैठे हुए ताश खेल रहे थे। छोटी सी सर्च लाइट की रोशनी में इनके सामने पत्ते बिखरे हुए थे। अब बताओ, है कोई बहन का जो मेरे किंग को मारता है? शेर अली ने हस्बे आदत गाली देते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो, दरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ड्रामाई अंदाज में एक पत्ता फेंका, जिसको देखकर शेर अली का मुंह लटक गया। इसकी माँ, आप तो छुपे रुस्तम निकले। यार, तुम बगैर गाली के कोई बात नहीं कर सकते, शकील अहमद ने कहा। कर तो सकता हूँ, मगर बहन आदत जो हो गई है। फिर गाली, याद रखो, गाली देने वाले से नेकी का फरिश्ता कोसों दूर भागता है, शकील अहमद ने समझाते हुए कहा। मुमकिन है बात और बढ़ जाती, कांस्टेबल इकराम ने थोड़ी खुजाते हुए कहा। रुस्तम पर एक बात याद आई। रुस्तम ज़्यादा ताकतवर था या सोहराब? बाप फिर भी बाप होता है। औलाद कितनी बड़ी हो जाए, बाप का मुकाबला नहीं कर सकती, शेर अली ने हस्बे आदत अपनी रविश के मुताबिक कहा। उसकी गाली सुनकर इकराम का मुंह फिर बन गया, लेकिन उसने अब की बार कुछ न कहा। एक बात है, इकराम ने कहा। वो क्या? दरगोश बेसाख्ता बोल उठा। जब रुस्तम और सोहराब का मुकाबला हुआ तो सोहराब का वार भारी रहा। रुस्तम तो उसी वक्त ही जान से जाता अगर वो एक दिन की मोहलत ना मांगता। यार, बात तो वाकई दिल को लगती है, शकील अहमद ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अब खुद ही सोच लो, बाप ज़्यादा ताकतवर था या बेटा? लेकिन एक बात और भी है, शेर अली ने कहा। वो रुस्तम हरगिज़ अपने बेटे से मुकाबला नहीं करना चाहता था। हालांकि ये बात उसको कतई मालूम न थी कि सोहराब उसका खूने जिगर है। वो कुदरती तौर पर इस मुकाबले के हक़ में नहीं था और उसका दिल जंग के लिए तैयार नहीं था। शेर अली ने हस्बे आदत कहा। फिर भी ये कैसा? इकराम ने बोलना चाहा। यकायक दरगोश ने हाथ उठाकर कहा, खामोश, मैं कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ। उनकी जुबानों को गोया ब्रेक लग गया। मचान पर सन्नाटा सा छा गया। उसी वक्त इकराम दबे लहजे में बोला, कैसी आवाज़ें सर? किसी के चलने और बोलने की आवाज़ें, दरगोश ने सरगोशी की। रात के इस पहर कौन लोग हैं जो यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर दूसरे साथियों ने भी गौर किया। वाकई कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें थीं जो सुनाई दे रही थीं, जो कि लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थीं। इंस्पेक्टर दरगोश के चेहरे पर सनसनी दौड़ गई। गोया डीएसपी की बात ठीक थी कि साहिल पर गैरकानूनी सरगर्मियों का अंदेशा है। इंस्पेक्टर का दिमाग बड़ी ही तेज़ी से काम कर रहा था। जो कोई भी थे, उनके इरादे अच्छे नहीं थे। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो लोग होशियार हो जाएंगे। कोई भी हरकत मत करना, सिर्फ वॉच करते हैं। जल्दी आने वाले सामने आ गए। ये 3 लोग थे, जिनमें से 2 कद के लंबे थे। एक का नाटा था और काठी में किसी देव से कम नहीं था। उन तीनों के हाथ में सर्च लाइट थी, जिसकी रोशनी में वो तीनों साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। चांद अपनी आबोताब पर था। चांदनी में वो तीनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी शक्लें देखने से कासिर थे। वो आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में ही वो साहिल के करीब पहुंच गए। क्या ये शिकार करने आए हैं? शेर अली ने ख्याल जाहिर किया। शिकार हाथों से तो नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि ये लोग खाली हाथ हैं, दरगोश ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ वाकई, शेर अली खजल हो गया। तो फिर ये माँ की यहाँ क्या करने आए हैं? अभी मालूम हो जाएगा। इतनी रात को कोई साहिल पर लूडो तो नहीं खेल सकता। सर जी, अब नीचे उतरें? हाँ बिल्कुल, अब उतरना ही होगा। चारों बारी बारी आहिस्ता से नीचे उतर आए थे। फिर वो दरख्तों का सहारा लेकर आगे बढ़े। इस मामले में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना था। जल्दी वो तीनों उनको साहिल पर खड़े दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि किसी इंजन के तेज़ शोर से दरगोश और उसके साथियों के कान खड़े हो गए। इंजन की आवाज़ किसी लॉन्च की थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस वीरान साहिल के करीब आती जा रही थी। उसने बेचैनी के आलम में घड़ी पर नज़र डाली, फिर बेख्याली में इधर उधर देखता हुआ उठा और कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी नीम तारीकी में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। राहदारी से गुजरने के बाद अब वो एक खुली जगह पर आ चुका था।
काफ़ी दूर जाकर वो अब एक ख़ास मुकाम पर रुक गया। अब वो इसी जगह जमकर खड़ा हो गया। फिर उसने 3 दफ़ा ताली बजाई। फ़ौरन ही उससे 2 कदम के फासले पर एक खला नमूदार हो गया। इस खला में सिवाय तारीकी के और कुछ ना था, लेकिन वो बेधड़क होकर इस तारीकी में नीचे उतर गया। वो सीढ़ियाँ थीं जिन पर वो कदम रख रहा था। जैसे ही वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा, खुद ब खुद चारों तरफ रोशनी की बौछार हो गई। अब सब कुछ साफ और वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज़ और कुर्सी मौजूद थी। दीवार पर एक कंप्यूटर स्क्रीन नस्ब थी और साथ ही एक माइक भी मौजूद था। मेज़ पर एक बोर्ड नस्ब था जिसमें बेशुमार किस्म के रंग बिरंगे बटन नस्ब थे। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ बटन दबाए और फ़ौरन ही स्क्रीन रोशन हो गई। उसके अंदाज में बड़ी ही बेचैनी थी। यूं लग रहा था जैसे किसी अहम मकसद को हासिल करना चाहता हो। स्क्रीन पर एक हॉलनुमा कमरे का मंजर वाज़ेह हो चुका था जिसमें 4 अफराद दिखाई दे रहे थे जो कि आपस में बातें भी कर रहे थे। बस आज की रात अहम तरीन रात है। मेरे घोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं मगर मुझे यकीन है कि ये मैदान ज़रूर मार लेंगे। मेरी सालों की मेहनत रंग लाने वाली है और कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। वो आप ही आप ना जाने क्या कुछ कहता रहा। फिर उसने कुर्सी खिसकाई और स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बैठ गया। उसकी नज़रें अपने साथियों को कवर कर रही थी। दरगोश अपने साथियों के साथ मुस्ताद था। उसकी नज़रें उन तीनों पर जमी थीं और फिर लॉन्च साहिल से आ लगी। फिर उसी लॉन्च से किसी ने टॉर्च से 3 दफ़ा रोशनी जलाई। साहिल पर मौजूद उन तीनों में से एक ने वही अमल जवाबन दोहराया। उसी वक्त लॉन्च से किसी ने समुंदर में छलांग लगाई थी। समुंदर बहुत गहरा है। समुंदर की गहराई का अंदाज़ा सिर्फ एक माहिर तैराक ही लगा सकता है। साहिल पर 3 में से एक बोला। गालिबन ये उनके कोड वर्ड्स थे जिससे ये लोग एक दूसरे को पहचानते थे। ओके, माल रेडी है। लॉन्च वाले की आवाज़ में इत्मीनान था। यह सुनकर वो तीनों आगे बढ़े। दरगोश ने अपने साथियों को किसी भी किस्म की हरकत से मना कर दिया। जल्द ही लॉन्च से एक वजनी सा बॉक्स उतारा गया जिसे फ़ौरन ही दरख्तों के करीब लाकर रख दिया गया। फिर वो लॉन्च वहाँ से रवाना हो गई। वह तीनों उजलत में आगे बढ़े। हॉल्ट, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, दरगोश ने कड़कदार आवाज़ में कहा। तीनों हैरत के मारे उछल पड़े और फिर साकित हो गए। खबरदार, तुम तीनों ज़ेरे हिरासत हो। अगर हिलने की कोशिश की तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम लोगों के जिस्मों में छेद कर चुकी होंगी। फिर वो तीनों चारों तरफ से घेर लिए गए। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पुलिस भी आ सकती है। नागिर का दिमाग बड़ी तेज़ी से इस नागहानी सूरत हाल से निमटने के बारे में सोच रहा था। उसने जैक को नादिर महल में छोड़कर काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया। हमारा जुर्म क्या है? नागिर ने पुरसुकून लहजे में पूछा। इतनी रात को क्या अपने अब्बा की शादी में आए थे? शेर अली ने सख्त लहजे में पूछा। हम कंपनी के वर्कर हैं और अपना माल वसूल कर रहे हैं। नागर को कोई और जवाब ना सूझा। बहुत खूब, कौन कंपनी है तुम्हारी और किस किस्म का माल है? दरगोश ने सख्त लहजे में पूछा। नेशनल फिशिंग कंपनी, और हम मछलियों की फीड वसूल कर रहे थे। इस बॉक्स में फीड है। वर्क ऑर्डर है तुम्हारे पास? नागर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ौरन ही उसने अपना हाथ जेब में डाल दिया। अगले पल ही उसका हाथ बाहर भी निकल आया। फिर उसने वही हाथ फ़ौरन झटक दिया। दूसरे लम्हे वहाँ एक हल्के से धमाके के साथ सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा धुआं फैल गया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो कुछ समझ ही ना पाए। धुआं बहुत तेज़ी से उनके गिर्द फैल गया। दरगोश और उसके साथियों की नाक बहुत तेज़ी से जलने लगी। दरगोश के साथियों ने फ़ौरन ही अपनी नाकों पर रुमाल रख लिए। धुआं छटा तो वहाँ कोई ना था। भाग गए धुएं का ब्लास्ट करके, शेर अली ने गाली देते हुए कहा। भाग गए लेकिन माल छोड़कर, शकील अहमद ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। शकील, तुम उनके पीछे जाओ, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है, दरगोश ने संजीदगी से कहा और जेब से टॉर्च निकाल ली। शकील अहमद दरगोश की बात सुनकर उसकी तरफ दौड़ गया जिस तरफ उन लोगों ने दौड़ लगाई थी। बॉक्स निहायत ही अजीब था। यूँ लगता था कि वो बॉक्स नहीं, कोई गोल्डन रंग का ताबूत है। बॉक्स के ऊपर एक सोने के सांप की तस्वीर बनी हुई थी और उसके नीचे किसी ना समझ आने वाली ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था और निहायत ही मोटा सा ताला इस बॉक्स पर मौजूद था। यह निशान, शेर अली ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मिस्री अहरामों में होता है। इकराम ने मुस्कुरा कर कहा। तुमको कैसे पता? शेर अली ने पूछा। मैंने मम्मी फिल्म में देखा था, इकराम ने फ़खरिया लहजे में जवाब दिया। रुको, दरगोश कुछ सोचता हुआ बोला। इसको खोलकर देखते हैं कि अंदर है क्या। हाँ सर, ये ठीक है, इकराम ने कहा। अचानक दरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। इकराम, शेर अली, तुम दोनों मचान से जाकर वायरलेस सेट लेकर आओ, हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना है। उन दोनों के जाने के बाद दरगोश ने रिवॉल्वर से ताले पर फायर किया और ताला टूट गया। फिर उसने टॉर्च की रोशनी में उस बॉक्स को खोलकर देखा। इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था उसको देखकर दरगोश की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। धुएं के बॉम्ब वाली हरकत नागिर ने की थी ताकि पुलिस के चुंगल से बचकर निकला जा सके। नागर के साथ टोनी और पिंटू भी शामिल था। यहाँ का चप्पा चप्पा उनका देखा भाला था। उनको अच्छी तरह मालूम था किसी गड़बड़ की सूरत में क्या करना है।
चुनाचे आधे घंटे के अंदर ही वो तीनों एक दूसरे से आ मिले। दादा गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? टोनी ने कहा। मैं तो समझ रहा था कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन वहाँ तो पुलिस पहले से मौजूद थी। अब हमको जल्द अज जल्द नादिर महल पहुंचकर जैक को वहाँ से निकालना है। मेरे ख्याल से किसी ने मुखबरी की है, टोनी ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, नागिर ने संजीदगी से जवाब दिया। पुलिस पर हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा होगा दादा। मुझे पुलिस से ज़रा बराबर भी खौफ नहीं, मुझे अंजाम मालूम है। एक न एक दिन पुलिस की गोली, नागर ने सख्त लहजे में कहा। मगर कुछ नहीं, अब चलो। जैसे ही वो तीनों नादिर महल के उस हॉल में दाखिल हुए, एक रोबदार आवाज़ हॉल में गूंजी। माल कहाँ है? हॉल में मौजूद चारों, नागर, टोनी, पिंटू, एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे, जबकि जैक एक कोने में कुर्सी पर बैठा उन तीनों को वजाहत तलब नज़रों से देख रहा था। माल पकड़ा गया बॉस, किसी ने मुखबरी कर दी क्या? बॉस की चीखती हुई आवाज़ उनके कानों से टकराई। यही हुआ है बॉस, नागर ने कांपते हुए कहा। जवाबन चंद लम्हों तक खामोशी रही। इसके बाद बॉस की गरजदार आवाज़ उसके कानों से टकराई, जिसको सुनकर नागर को अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ। उल्लू के चरखो, मुझे माल से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो चीज़ मुझे उससे दरकार थी, अब भी वो मेरी ज़रूरत है। अव्वल है वो चीज़ अब पुलिस की तहवील में है। अब चाहे जो कुछ भी हो वो मुझे दरकार है, वरना तुम चारों की लाशें गिद्ध खा रहे होंगे। समझ गए तुम लोग? जी बॉस, नागिर ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। बॉस, वो है क्या चीज़? जैकी के मुंह से निकल गया। सांप की मूर्ति। हाँ, मुझे सांप की मूर्ति दरकार है। सांप की मूर्ति? नागिर के मुंह से निकला। इस बॉक्स में किस्म किस्म की चीज़ें, हीरे जवाहरात, मोती, सोना और सोने से बनी हुई दूसरी अशिया भी मौजूद थीं, जिनका ताल्लुक भी सोने की बरादरी से था। एक चीज़ सबसे नुमायाँ थी, जो कि देखने में सबसे ज़्यादा मुनफरिद और नुमायाँ थी। वो एक सोने का सांप था। दरगोश को न जाने क्या सूझा, उसने हाथ बढ़ाकर इस सांप को उठा लिया। जैसे ही वो सांप उसके हाथ में आया, दरगोश को यूं लगा जैसे कि उसने बहुत ही कोई गर्म चीज़ हाथ में पकड़ लियो, जैसे कि सांप की मूर्ति में ज़िंदगी के आसार हों। वह सांप की मूर्ति वज़न में भी काफ़ी भारी थी। उस सांप की आंखों की चमक काफ़ी तेज़ थी। लाजमी तौर पर इन आंखों की जगह हीरे थे। दरगोश ने इधर उधर देखते हुए फ़ौरन ही सोने के सांप को उठाकर जेब में डाल लिया। बहुत जल्द अमीर होने के लालच ने दरगोश से ये काम करवा दिया। इस सांप के अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि इसको फौरी छुपाया जा सकता। उसके साथी भी वापस आ चुके थे। उनकी भी वही हालत हुई जो कि दरगोश की हुई। करोड़ों का माल है, शेर अली ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। यह सोने की स्मगलिंग है सर, शकील अहमद ने दरगोश को कहा। मेरी तबीयत कुछ अजीब हो रही है, शायद उस धुएं के असरात हैं। मेरा सर चकरा रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ओह सर, आप ज़रूर जाएं। कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? शकील ने कहा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम लोग यहाँ के मामला देखो, हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करो और इजाफी फोर्स मंगवा लो, ताकि पूरे इलाके की घेराबंदी की जा सके। दरगोश ने संजीदगी से कहा। सर, लॉन्च वाले को जाने देकर हमने गलती की, इकराम ने कहा। उस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था, दरगोश ने जवाब दिया। अगर मालूम होता कि मामला इस कदर अहम है तो ऐसा हरगिज़ ना होता। यूं भी लॉन्च के साथ छेड़छाड़ की सूरत में बहुत मुमकिन था कि वो लोग उस बॉक्स को समुंदर में फेंक देते। बात तो ठीक है सर, तो फिर मेरी हदायत पर अमल करो, मैं चला। इतना कहकर दरगोश झाड़ियों की जानिब लपका, जहाँ उसकी मोटरसाइकिल छुपी हुई थी। दरअसल अब इस सोने के सांप की मूर्ति को संभाल कर रखना थोड़ा दुश्वार साबित हो रहा था। चुनाचे उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हो गया। इस कदर मलाई है, मेरी तो नीयत फिसल रही है। क्या ख्याल है, थोड़ी मलाई मार ली जाए? शेर अली ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। पागल हो गया क्या? दरगोश ने इसको अच्छी तरह से चेक किया होगा। अगर बॉक्स में कुछ कम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इकराम ने उसको घूरते हुए कहा। बात तो मुनासिब है, नीयत तो मेरी भी फिसल रही है, शकील ने कहा। देख लो, लाइफ सेट हो जाएगी, शेर अली ने मायने खेज अंदाज में कहा। बको मत, हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, सांप की मूर्ति, बॉस की आवाज़ उभरी। उस बॉक्स में जो कुछ भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है बॉस, हम कोशिश करते हैं, नागर ने सर झुकाकर जवाब दिया। कोशिश? बॉस की आवाज़ तेज़ हो गई। कोशिश का लफ्ज़ सिर्फ कमज़ोरों की डिक्शनरी में अच्छा लगता है। याद रखो, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, वरना अब तुम मेरी नहीं मौत की आवाज़ सुनोगे। अब तुम लोग जा सकते हो। नागर समेत सभी सन्नाटे में आ गए। फिर वो चारों बाहर आ गए। मेरे साथ सिर्फ जैक यहाँ रुकेगा, बाकी तुम लोग वापस चले जाओ। क्यों दादा? जैक हैरत से बोला। क्या हम यहाँ झक मारेंगे? अबे गधे, मैं उस जगह का जायज़ा लेना चाहता हूँ जहाँ वो बॉक्स उतरा था। उस्ताद, क्या तुम होश में हो? वहाँ जाने का मतलब मौत है, पिंटू ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। दादा, तुम होश में तो हो, मरने का इरादा है? टोनी के लहजे में तशवीश थी। मौत तो एक दिन आनी ही है, नागर ने सर्द आ भरते हुए कहा। मगर तुम बॉस को नहीं जानते हो। ये गलत है दादा, हमने पूरी कोशिश की थी उस मिशन के लिए, जैक ने एहतजाज किया। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं, आओ मेरे साथ। अब हमको उसी जगह वापस चलना है जहाँ हमने वो बॉक्स छोड़ा, नागर ने संजीदगी से कहा।
लगता है आज जिंदगी का आखिरी दिन है, जैक बड़बड़ाया। उसकी बात सुनकर नागर ने सिर्फ उसको घूरने पर इक्तफा किया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। कुछ ही देर में वो दोनों उसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने वो बॉक्स जोड़ा था। तमाम रास्ते उन्होंने काफ़ी एहतियात का मुजाहरा किया। उस जगह चारों तरफ सन्नाटे का राज था, दूर दूर तक खामोशी। इस बात की कमाल थी कि पुलिस वह बॉक्स लेकर जा चुकी है। दादा, पुलिस माल लेकर चंपत हो गई, जैक ने कहा। देख रहा हूँ, नागर ने सर हिलाया। एन उसी वक्त नागर झुका और ज़मीन से उसने कोई चीज़ उठा ली। फ़ौरन ही उसने चीज़ पर टॉर्च से रोशनी डाली तो ये किसी नौजवान की तस्वीर थी, हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर। बेख्याली में उसने तस्वीर को पलट दिया। दूसरी तरफ स्याह रोशनाई की एक तहरीर मौजूद थी, तूसिया के लिए, दरगोश। सोने के सांप की मूर्ति बड़ी ही सफाई से अंदर की गई थी, दरगोश की तरफ से। फिर वह एहतियात के पेश नज़र वहाँ से निकल भी आया। उसने अपने फ्लैट की बेल बजाई, फिर फ़ौरन ही दरवाजे पर दस्तक दे डाली। दरवाज़ा खोलने वाला एक नौकर था जिसको दरगोश ने चंद दिन हुए रखा था। इसका नाम अकबर था। अकबर ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। इतनी देर क्यों हुई दरवाज़ा खोलने में, दरगोश ने कदरे गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर अकबर हैरत से उसका मुंह तकने लगा और फिर फ़ौरन ही बोला, दरगोश बाबू, 1 मिनट हुआ दरवाज़ा खोलने में और आपके पास अपनी चाबी भी तो है। उसकी बात सुनकर दरगोश गड़बड़ा गया। वाकई बदहवासी में उसे गलतियां सरजद हो रही थीं। ओह यार, मैं चाबी भूल गया था, उसने अंदर आते हुए कहा। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चाय बना दूं, अकबर ने कहा। नहीं, तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा थकावट है। अगर कॉफ़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। ज़रूर, अभी लाया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक किया और कमीज़ के अंदर से वो सोने के सांप की मूर्ति निकाल ली। उसने गौर से इस मूर्ति को देखा। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप, यकीनन खालिस और कदीम सोने का बना हुआ था। इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सांप की आंखों में मौजूद हीरे अनमोल तरीन मालूम होते थे। बेसाख्ता उसका दिल धड़क उठा। सांप की इस मूर्ति को ठिकाने लगाकर वह तूसिया को हासिल कर सकता था। मुमकिन था कि बड़े सरकार तूसिया का रिश्ता उसके हक में कबूल कर लेते। दरगोश काफ़ी देर तक इस मूर्ति को देख रहा। अचानक दरगोश को ऐसा लगा जैसे कि इस मूर्ति में हरकत हुई हो, लेकिन वह मूर्ति वैसे ही बेजान थी। अपने इस अहमकाना एहसास पर वो खुद ही मुस्कुरा उठा। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दरगोश चौंक उठा। उसने जल्दी से उठकर इसको अलमारी में रखा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर अकबर कॉफ़ी लेकर खड़ा था। उसने कॉफ़ी वसूल की और दरवाज़ा बंद कर दिया। कॉफ़ी पीने के बाद वो काफ़ी देर तक इस सांप को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्याल से उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ख्यालों ही ख्यालों में वो तूसिया के बारे में सोचने लगा। अचानक उसको ऐसा लगा कि उसके सामने तूसिया मौजूद है। उसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। तुम इस वक्त और मेरे घर में, दरगोश ने हैरत से कहा। मैं आपके दिल में रहती हूँ तो क्या आपके घर में नहीं आ सकती, तूसिया ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों नहीं, यह दिल भी तुम्हारा है और मेरा घर भी, दरगोश ने खालिस रोमानवी अंदाज में कहा। तो आप मुझे इस घर में कब लाएंगे, तूसिया ने इठला कर कहा। बहुत जल्द, मैं बड़े सरकार से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, दरगोश मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर तूसिया का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया। क्या मैं तुमको छू सकता हूँ, तुम्हारे मरमरी हाथ अपने हाथों में ले लूँ, दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। जवाबन तूसिया ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। दरगोश आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उसको छूने की कोशिश की, उसी पल वो गायब हो गई। अब वहाँ कोई ना था। गोया दरगोश अपने ख्यालों में ही तूसिया से बातें कर रहा था। अपने इस ख्याल पर अज खुद मुस्कुरा उठा और फिर वो अपने आप बड़बड़ाया। वो वक्त दूर नहीं जब तुम ख्यालों में नहीं, हकीकत में मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने होगी। तूसिया अब खामोश रहने लगी थी। उसकी खिदमत के लिए घर में एक नौकरानी का इंतज़ाम किया गया। उसका नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन तूसिया उसको आपा कहकर बुलाती थी। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। उसका शौहर शराब और जुए की लत की वजह से घर छोड़कर भाग गया था। किराए का घर था, कब तक मालिक मकान बर्दाश्त करता। बहुत जल्द उसने उसको निकाल दिया। चुनाचे मुराद के तवस्सुत से उसको यहाँ नौकरी मिल गई। आपा को यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब छत भी मुयस्सर थी और रोज़गार भी। वो तूसिया का बहुत ख्याल रखती। चंद ही दिनों में उसकी आदतों से उसने वाकफियत हासिल कर ली। नीलम की शादी के बाद से ही तूसिया में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपा को बहुत ज़्यादा तशवीश लायक थी। तूसिया ने उसको कुछ बताया भी नहीं था। वो चाहती थी कि अपने दिल की बात वो कह दे। दोपहर के 12 बज चुके थे। अपने कमरे में चुपचाप पड़ी थी। उसी वक्त आपा कमरे में दाखिल हुई। बीबी, आज क्या बनाऊं खाने में? कुछ भी, अपनी पसंद से बना लो, उसके अंदाज में लापरवाही थी। वो तो रोज़ाना ही बना रही हूँ, आज आप बताओ, वो उसके करीब बैठ गई। तो आज भी खुद ही बना लो, मुझसे मत पूछो, तूसिया ने बेजारी से जवाब दिया। तो ठीक है, मैं कबाब और दाल चावल बना लेती हूँ। अच्छा, तूसिया ने सर हिलाया। बीबी, आपके कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ, आप नहा धोकर ताज़ा दम हो जाएं, आपा ने कहा। नहाने को रहने दो, तूसिया के लहजे में बदस्तूर बेजारी थी। मैं नहला दूं, आपा ने बड़े ही प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर तूसिया ने उसकी तरफ बड़े ही गौर से देखा और फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, अब ये भी करोगी? तो क्या हुआ, आपा ने जवाब दिया। आपका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तुम कपड़े ले आओ, मैं खुद ही नहा लूँगी।
मेरे होते हुए आप परेशान ना हो, वो उठते हुए बोली। आज मैं आपको अपने हाथों से नहलाऊंगी। तुलसिया कुछ न बोली। थोड़ी ही देर में वो कपड़े लिए कमरे में दाखिल हुई। उनको बेड पर रखकर मुस्कुराकर बोली, चलें। ओफो, आज तुमने खूब जिद पकड़ी हुई है, तुलसिया उठते हुए बोली। आपको 2 दिन से बुझा हुआ देख रही हूँ, मेरा दिल दुख रहा है। नहाने के बाद आपकी तबीयत संभल जाएगी, आपा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खुश नसीब होगा वो। कौन? वही जिसकी तुम दुल्हन बनोगी, वो बोलती ही चली गई। इतना सुनना था कि तुलसिया के सामने दरगोश का सरापा आ गया। वही दरगोश जिसने उसे इजहार मोहब्बत किया था। दिल ही दिल में वो भी उसको चाहने लगी थी। दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला और हंसकर बोली, अरे आपा, तुम तो शादी करने लगी। वो कैसा दिखता है? आपा ने राजदारी से पूछा। उसकी बात सुनकर तुलसिया जैसे खोसी गई। कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, बचपन में मैंने संड्रीला की कहानी पढ़ी थी। संड्रीला पर एक शहजादा आशिक हो जाता है। वो शहजादा बहुत खूबसूरत था, बस वैसा है वो। उसकी बात पर आपा मुस्कुराने लगी। उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, उसने अपनी तस्वीर का वादा तो किया था, मगर बाबा के आ जाने के बाद सब चौपट हो गया। अगर तस्वीर होती तो मैं ज़रूर देखती। ये सुनकर तुलसिया मुस्कुराई और बोली, मेरे दिल में झांक लो, वो नज़र आ जाएगा। साहिल पर मिलने वाली तस्वीर और अखबार में छपने वाली तस्वीर बिल्कुल एक ही थी, जिसको देखकर नागिर उछल पड़ा। हुआ यूं, उस दिन के बाद नागिर अपने साथियों के साथ शहर वाले अड्डे पर वापस आ गया। लेकिन वो दिन रात इसी फिराक में रहता, किसी तरह सोने को हासिल कर ले। इसीलिए वो सारा दिन शहर के थानों के चक्कर लगाता रहता कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए कि वो बॉक्स किस पुलिस पार्टी ने कब्जा में लिया था। दोपहर के वक्त वो एक थाने के सामने एक होटल में घुस गया, क्योंकि भूख का एहसास बड़ी ही शिद्दत से हो रहा था। उसकी निगाहें एक मेज़ पर जम गईं, जहाँ एक बड़े मियाँ बैठे अखबार में गुम थे। बड़े मियाँ की उम्र 60 साल थी। उसके आगे खाना रखा हुआ था, जो कि ठंडा हो रहा था। नागर ने कुछ सोचकर उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने चौंक कर अखबार हटाया और नागिर को सर से पैर तक देखा और बोले, मियाँ, लेटने के लिए घर होता है, होटल नहीं। इतना कहकर वह फिर अखबार में गुम हो गए। लगता है बहरा है, नागिर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मैं तशरीफ़ रखने का कह रहा हूँ हजरत, नागर ने ऊंची आवाज़ में कहा। नागर की बात पर उन्होंने फिर नागर की तरफ देखा। मियाँ, शराफत का लेबल हर कोई चेहरे पर लगाकर थोड़ी घूमता है, वो तो किरदार से पता लगता है। नागिर काफ़ी ज़िद होने लगा। अचानक उसकी नज़र बड़े मियाँ की कान की मशीन पर पड़ी, जो कि कान से हटी हुई थी। चुनाचे नागर ने आगे बढ़कर वो मशीन वापस उनके कानों में लगा दी। इस पर वो काफ़ी शर्मिंदा हुए। मियाँ बैठो, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, आपको शर्मिंदगी हुई। दरअसल मुझे एहसास नहीं हुआ कि मशीन अब कान में नहीं है। कोई बात नहीं। नागिर कुर्सी खींच कर बैठ गया। अब नागिर की नज़रें वेटर को तलाश कर रही थीं। मियाँ, किसको ढूंढ रहे हो? वेटर को हजरत। अरे मियाँ, खाना तुम्हारे सामने है, शुरू हो जाओ, इसमें वेटर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? बड़े मियाँ मुस्कुराए। नहीं, आप खाएं, मैं अपना मंगवा लूँगा। मियाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। बड़े मियाँ का लहजा सख्त हो गया। खाना ना तुम्हारा होता है ना मेरा, यह नसीब का है। जिस दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है वही खाएगा। आपने बजा फरमाया, चलें फिर शुरू करें। फिर और मंगवा लेंगे, नागिर ने जल्दी से कहा। उन्होंने अखबार फ़ौरन एक तरफ रख दिया और खाना खाना शुरू हो गए। खाने के दौरान बड़े मियाँ ने नागिर की तरफ देखकर कहा, मियाँ, ये चोट कैसी है तुम्हारे माथे पर? चोट पर नागिर को याद आया कि बचपन में जब पहला जुर्म किया था तो ये चोट उसी का तोहफा थी। वो हजरत, बचपन की है ये चोट, नागिर ने बात गोल करते हुए कहा। ओह अच्छा, आप इतनी देर से खाना नहीं खा रहे थे? नागिर ने बड़े मियाँ से पूछा। दरअसल अखबारों में खबरें इतनी चटपटी होती हैं कि ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो ना, स्मगलर भाग गए, सोना गिरफ्तार हो गया। नागर के कान खड़े हो गए। जी, मैं समझा नहीं। अरे मियाँ, हैरत है, तुम अखबार भी नहीं पढ़ते तो न्यूज़ चैनल भी नहीं देखते होगे। बड़े मियाँ के लहजे में हैरत थी। हजरत, वक्त ही नहीं मिलता। नागर ने ठंडी सांस भरी। अब तो वैसे भी वक्त कम रह गया। तुम ठीक ही कहते हो, बड़े मियाँ ने ताज्जुब से गर्दन हिलाई। बरकत ही कहाँ रही अब? हमारे दौर में जदीद सहूलियात नहीं थी, लेकिन बरकत बहुत थी। एक कमाता था, 10 खाते थे, और आज 10 भी पूरे नहीं। दिन और रात तो यूं गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बड़े मियाँ ने लंबी तकरीर झाड़ दी। नागिर ने सोचा, बुजुर्गवार काफ़ी बातूनी मालूम होते हैं, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। आप सोने के बारे में कुछ बता रहे थे। भाई, पहले तुम खाना खा लो, फिर देख लेना, मैं सिर्फ सुर्खी देखूंगा। इतना कहकर उसने अखबार मेज़ पर फैला दिया। अखबार में खबर के साथ उस सारी टीम की तस्वीर और उनके नीचे उनके नाम भी मौजूद थे। फिर वह दरगोश की तस्वीर और उसका नाम देखकर उछल पड़ा। दरगोश की आंख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था। उसको तबीयत में कुछ बोझलपन सा महसूस हुआ। वैसे भी वो ज़्यादा देर तक सोने का आदी नहीं था। नींद के हजकोले लेते हुए उसको अकबर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अकबर ने उसको नींद से क्यों बेदार नहीं किया। फिर वह हिम्मत करके उठ बैठा। फिर दरवाजे की जानिब देखकर उसको याद आया कि रात में वो लॉक करके सोया था। फिर इस सूरत में वो उसको कैसे उठाता। वह हिम्मत करके उठा। उसी लम्हे उसको सांप की मूर्ति का ख्याल आया। वह फ़ौरन ही अलमारी की तरफ लपका। दूसरे लम्हे उसको हैरत का शदीद झटका लगा। दरगोश को ऐसा लगा कि उसके अरमानों का ताजमहल ज़मीन बोस हो गया हो।
उसकी वो हालत थी कि जैसे बदन में जान न रही हो। अलमारी खाली थी। वो सोने का सांप उस अलमारी में नहीं था। कहीं से भी ऐसे आसार नहीं थे जैसे कि इस कमरे में कोई आया हो। उसने पूरे कमरे की तलाशी ले डाली, लेकिन उस सोने के सांप की मूर्ति को ना मिलना था और ना ही मिली। अब वो मायूस हो चला था। ख्यालात की दुनिया से वो उस वक्त बाहर आया जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठा। कौन? मैं हूँ, अकबर। ओह अच्छा। इतना कहकर उसने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। कमरे की हालत देखकर अकबर की निगाहों में हैरत दौड़ गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन दरगोश उसकी निगाहों में मचलती हुई हैरत को भांप गया, जैसे वो कह रहा हो, रात किसी से कुश्ती लड़ी थी क्या? तुम जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं नहा कर आ रहा हूँ। दरगोश ने उसकी नज़रों को पढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा। जी, मैं इसलिए आया था कि आप नाश्ता क्या करोगे? कुछ भी बना लो, बार बार मत पूछा करो। यह कहकर दरगोश गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। अकबर अभी उसी जगह जमा हुआ था। उसको खड़ा देख रहा था। दरगोश जाते जाते रुक गया। क्या बात है? दरगोश बाबू, कमरा सेट कर दूं? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ, मैं कर लूंगा, दरगोश ने नरम लहजे में कहा। दरगोश नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। नहाकर बड़ी हद तक वो ताज़ा दम हो गया। अब उसका जहन बड़ी ही तेजी से उस मूर्ति की गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था। इसी उलझन को लेकर उसने जल्दी जल्दी कमरा सेट किया और एक बार फिर वो अलमारी की जाने बढ़ा। फिर जैसे ही उसने अलमारी का पट खोला, वो हैरत से उछल पड़ा। नागर ने होटल में बड़ी तफसील से इस खबर को पढ़ा था। बॉक्स से बरामद होने वाली तमाम चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात इस न्यूज़ में मौजूद थी। वह तफसील पढ़कर चौंक गया था। फौरन ही बॉस से रब्ता करने के लिए बेचैन था। अपने और साथियों की तरह वो भी अपने नादीदा बॉस से नावाकिफ था। रब्ता के लिए घर में एक छोटा ट्रांसमीटर मौजूद था जिसे वो बॉस से रब्ता किया करता। अगर बॉस को खुद रब्ता करना होता तो वो मोबाइल पर कॉल करता, लेकिन यह नंबर ऐसा होता था जिसको कभी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। उसने बताई हुई मखसूस फ्रीक्वेंसी मिला दी। काफ़ी देर की दर्देसरी के बाद आखिरकार बॉस की आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या बात है? बॉस, मैं आपको काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ओवर। नागिर के अंदाज में शिकायत थी। अपना अंदाज दुरुस्त करो, मुझे हज़ारों काम होते हैं। मैं इत्तफाक से इधर निकल आया तो तुमसे बात हो गई, वरना तुम इस ट्रांसमीटर से अपना सर ही फोड़ लेते, ओवर। बॉस की कदरे बैठी हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। सॉरी बॉस। चलो मुआफ़ किया, बोलो क्या कहना चाहते हो? बॉस ने हातिम की कब्र पर लात मारते हुए कहा। बॉस, उस मूर्ति के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, नागिर ने आहिस्ता से कहा। तो तुम ये बताने के लिए मुझे बेचैन थे? बॉस का लहजा तंजिया हो गया। नहीं बॉस, जल्दी से वो बोला। वो दरअसल अखबार में मैंने उस खबर के मुतल्लिक पढ़ा है। वो तो हर किसी को मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बॉस ने बोलते वक्त शायद बुरा समूह बनाया। लेकिन बॉस, मेरे पास दूसरी खबर है। नागर का लहजा ड्रामाई हो गया। वो क्या? बॉस ने जल्दी से कहा। याद रखो, बात काम की हो, वरना। बॉस ने बाकी का जुमला अधूरा छोड़ दिया। बॉस, अखबार में मसरूका चीज़ों की तफसील है, लेकिन उसमें सोने के सांप का कोई तस्करा नहीं। क्या? बॉस चिल्ला उठा। तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी बात की वजाहत करो, बॉस ने चिल्लाते हुए कहा। बॉस के चिल्लाने से नागर यकदम ही सटपटा गया। मेरा मतलब है कि उस बॉक्स में सांप की मूर्ति को पहले से उड़ा लिया गया है। ये काम दरगोश के सिवा और किसी का नहीं हो सकता, मेरा दिल कहता है। दरगोश? बॉस के लहजे में हैरत थी। जी बॉस, हमने साहिल की तलाशी ली थी। फिर क्या मिला वहां से? बॉस की आवाज़ नागिर के कानों से टकराई। साहिल पर एक तस्वीर मिली जो कि दरगोश की ही है, जिस पर किसी तूसिया नाम की लड़की का नाम लिखा था। नागिर की बात पर खामोशी छा गई। काफ़ी देर के बाद बॉस की भराई हुई आवाज़ नागिर के कानों से टकराई। तुम्हारी बात दिल को लगती है, अब जाओ, मैं खुद इस मामले में देखता हूँ कि यह दरगोश क्या भला है। सोने की सांप की मूर्ति अलमारी में ही मौजूद थी और उसकी आंखें अपने मखसूस अंदाज में चमक रही थीं। दरगोश को अच्छी तरह से याद था कि वह मूर्ति अलमारी में नहीं थी, और फिर वापस उसी जगह कैसे आ गई, इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। मूर्ति मिल जाने की उसे बेहद खुशी थी। इस सवाल के जवाब ने उसको बहुत ज़्यादा उलझा दिया। चुनाचे जब वो रात को अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा खामोश था। उसके साथियों ने उसकी खामोशी को भांप लिया। वह समझे कि आज भी उसकी तबीयत कुछ नासाज है। अरे आप आराम करते, आप आए क्यों? इकराम ने मुस्कुरा कर कहा। रात की जगार तो यूं भी सेहत तबाह कर देती है, शेर अली ने टुकड़ा लगाया। यार घर में भी बोरियत ही होती, दरगोश ने धीरे से मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर तो सर जी इसका एक हल है, बोरियत को भगाने का, शकील अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। वो क्या? शेर अली और इकराम ने यक जुबान होकर कहा। सर आप कब तक मुलाजिम के हाथ का पक्का खाना खाओगे? अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर दरगोश के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसके ख्यालों में यकदम ही तूसिया का चेहरा घूमने लगा, जिसके हुस्न के हिसार में वो कैद हो चुका था। बिल्कुल ठीक, जिस घर में चांद सी औरत ना हो वो घर घर नहीं होता साला, शेर अली मुस्कुराया। छोड़ो इन फजूलियात को, ये बताओ बॉक्स का क्या रहा? दरगोश ने पूछा। क्योंकि मेरे जाने के बाद मुझे बिल्कुल इल्म नहीं हुआ कि क्या हुआ। सर वो सारा सोना सरकारी तहवील में जा चुका है।
उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर में आईजी साहब तक पहुंच चुकी है और सारे मीडिया में आपके चर्चे हैं। अरे मैं तो लाइलम था सर, पूरी दुनिया को मालूम हो गया, अब तो हर जगह आप ही के चर्चे हैं, इकराम ने कहा। मैं वो आराम करता रहा था इसलिए मुझे इल्म ही नहीं हुआ, दरगोश ने बात बनाई। बहरहाल एक इंक्वायरी बैठ चुकी है कि ये सोना आया कहाँ से और किसको डिलीवर होना था। बहुत जल्द असल मुजरिम सामने होंगे, शकील ने मुस्कुरा कर कहा। अभी दरगोश इस बात का जवाब देना ही चाहता था कि एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वह आवाज़ सीटी से मुशाबियत रखती थी। फिर उसने जो कुछ देखा वो काफ़ी हैरान कुन और खौफजदा करने वाला था। दरगोश की निगाह बेख्याली में मचान की जानिब उठ गई। दूसरे लम्हे उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वह जहाँ था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मचान की तरफ का मंजर ही ऐसा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आपा ने जिस तरह उसके हुस्न की तारीफ की थी, वो मंजर बार बार उसकी आंखों में लहरा रहा था। क्या मैं वाकई बहुत हसीन हूँ? क्या यही वजह है कि बाबा ने मुझे सबसे छुपा कर अलग थलग रखा हुआ है? क्या इस डर से कि मुझे कोई उड़ा कर ले जाएगा? क्या मैं इस तरह 7 पर्दों में छुपी रहूंगी? इसी तरह की बातें सोचती हुई वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने दरगोश के बारे में भी सोचा, क्या वो उसको याद करता होगा? फिर उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तुम परेशान न हो, वो तुमको चाहता है। उसकी आंखों में तुमने सच्चाई देखी है, वो ज़रूर आएगा। फिर वो 7 पर्दे खुल जाएंगे और तुम आज़ाद होगी। इसी तरह की बातें सोचते हुए वो नींद की गहरी वादियों में खो गई। वो सांप था याजदहा, जो कि बड़ी ही तेज़ी से एक दरख्त से मचान की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर दरगोश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चिल्लाना चाहा, वो चिल्ला भी ना पाया। उसने हिले की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा जिस्म जैसे पत्थर की किसी मूर्ति में तब्दील हो गया हो। यह उसकी फुंकार थी जिसने उसको सीटी समझा। उसने चीखकर अपने साथियों को खबरदार करना चाहा, मगर आवाज़ उसके हलक में फंस कर रह गई। उसके साथियों की हंसी मजाक की आवाज़ें उसको बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं। उसके जिस्म के तमाम मसामों ने पसीना छोड़ दिया। दरगोश ने हलक फाड़कर अपने साथियों को आवाज़ देना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हलक में फंस कर रह गई। लाख कोशिश के बावजूद भी वो चिल्ला न सका। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी आंखें थीं जो हरकत कर सकती थीं। उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसने सुन रखा था कि इससे दिल को ताकत और खौफ से निजात मिलती है। यही हुआ, उसका जिस्म अनदेखी बंदिशों से आज़ाद हो गया। फिर दरगोश को और कुछ न सूझा। उसने जेब से पिस्तौल निकाला। उसने अज़दिया साम की जानिब फायर कर दिया, जो कि उसके साथियों के करीब पहुंच चुका था। यह देखकर दरगोश हैरान रह गया कि गोलियां साम से टकराकर उचट गईं, जैसे कि उसका जिस्म पत्थर का हो। गोलियों की आवाज़ सुनकर तीनों बौखला गए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इबरतनाक मौत उनका मुकद्दर थी। सांप या अजदह ने अपना जिस्म उन तीनों के गिर्द किसी चादर की तरह फैला दिया। फिर उन दिलदोज़ चीखों से इलाका गूंज उठा। आनन फानन वो सब बेहिस हरकत हो गए। बेहोश होने से कबल दरगोश ने सिर्फ इतना देखा कि उस अजदे ने गायब होने से पहले उसकी जानिब बड़ी ही तेज़ नज़रों से देखा था। होश में आने के बाद दिमाग कदरे एतदाल में आया तो फ़ौरन ही उसकी आंखों के सामने मचान वाला मंजर घूमने लगा। वो बौखला कर उठ बैठा। ऐन उसी वक्त एक नरम और मुलायम हाथ उसके सीने पर आकर रुक गया। शुक्र है आपको होश आ गया। उसने चौंक कर देखा तो एक निहायत ही खूबसूरत जवां साला नर्स खड़ी थी, जिसके लम्हों पर हमदर्दाना मुस्कुराहट थी। अब दरगोश ने इधर उधर देखा तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो किसी अस्पताल के वार्ड में है। मैं यहाँ कैसे? आपको बेहोशी और शदीद बुखार की हालत में आपके महकमे के लोग लाए थे। 3 दिन बाद आपको होश आया है, नर्स ने इतला दी। 3 दिन बाद? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं देखती हूँ कि आपके लोगों में कोई बाहर मौजूद है कि नहीं। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद दरगोश ने पूरी कुव्वत सरफ की और उठ बैठा। ना जाने क्यों वो अपने अंदर बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तवानाई कहीं खो गई हो। जल्द ही नर्स की वापसी हुई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ SHO कमाल फारूकी भी थे। उसके चेहरे पर निहायत गंभीर किस्म की संजीदगी मौजूद थी। अरे आप उठकर क्यों बैठ गए? नर्स फ़ौरन बोल उठी। मैं ठीक हूँ नर्स, दरगोश ने बुझे हुए लहजे में कहा। वो तीनों कहाँ, किस हाल में? दरगोश ने फ़ौरन ही कमाल फारूकी को मुखातिब किया। उसी वक्त फारूकी ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद कमाल फारूकी दरगोश की जाने मुतवज्जा हुआ और बोला, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। उसके लहजे में तासुफ था। क्या? दरगोश चिल्ला उठा। वो तीनों मर गए? हाँ, जहर का असर इतना शदीद था कि वो मौका पर ही हलाक हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी लाश फूलकर कुप्पा हो चुकी थी। आखिर वहाँ हुआ क्या था? दरगोश ने सांप का हाल कह सुनाया। पूरी बात सुन लेने के बाद कमाल फारूकी की आंखों में हैरत नाचने लगी। ये किस तरह मुमकिन है कि सांप पर गोलियों का असर नहीं हुआ? फारूकी गैर यकीनी अंदाज में बोला। इस बात को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, दरगोश ने सर सहलाते हुए कहा। फिर तो एक ही बात हो सकती है। फारूकी का लहजा ड्रामा ही हो गया। दरगोश उसकी जानिब वजाहत तलब नज़रों से देखने लगा। वो कोई जिन था। ज़रूर तुम लोगों ने कोई हरकत ज़रूर की होगी जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया। उसकी बात सुनकर दरगोश चौंक गया और फिर कुछ सोचने लगा।
चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो बोला, मुझे याद आया कि इस हादसा से कुछ देर पहले मैंने एक पेड़ के नीचे पेशाब किया था। ओह यही तो। फारूकी अपने हाथ पर हाथ मारकर बोला, क्या तुम वहाँ बोलकर बैठे थे? समझा नहीं। ऐसी वीरान जगहों पर अक्सर जिन्नात का बसेरा हुआ करता है और जिन्नात को अक्सर सांपों के रूप में आना पसंद होता है, और अगर कोई बोलकर बैठे तो वो जिन्नात उस जगह से हट जाते हैं। तुमने बगैर बोले उसका घर गंदा कर दिया, इस बात का उसने बदला लिया है। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? दरगोश ने बरहमी से कहा, ये बातें बेवकूफ़ी की नहीं है। तुम तो जानते हो पीरी मुर्शदी के चक्कर में ज़्यादा रहता हूँ, और जिन्नात का जिक्र तो कुरान मजीद में भी मौजूद है। मैं कुरान मजीद की किसी बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो बोलकर बैठने वाली बात को मानने से इनकार कर रहा हूँ। अगर बिलफर्ज ऐसी कोई बात है तो वह जिन मुझे ठिकाने लगाता, ना कि मेरे साथियों को। ज़रूर ये कोई और चक्कर है। तुम्हारी बात में तो वज़न है। फिर तो दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो सांप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, या फिर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है, गोली उसके करीब से गुजर गई होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आसिफ अहमद दरगोश ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ आराम, इंक्वायरी जारी है, जल्दी कुछ सामने आ जाएगा। फारूकी मुस्कुराकर बोला। बड़े सरकार अपने कमरे की आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। यूं लगता था कि जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। तूसिया दबे पांव कमरे में दाखिल हुई और अकब में आ खड़ी हुई। फिर कुछ कहने के लिए होंठ ही लर्जे कि उसने अपने होंठों को सख्ती से भींच लिया और खामोशी खड़ी थी। मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? सामने आओ। बड़े सरकार की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई। तूसिया बौखलाकर सामने आ गई। अभी तक वह हैरान थी। बाबा, मैं तो चुपके से आई थी, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी आंखें बंद हो या खुली, लेकिन मैं कभी अपने गिरदोपेश से गाफिल नहीं रहता। यूं भी मेरे सैकड़ों दुश्मन और हज़ारों दोस्त हैं। अगर मैं गाफिल हो जाऊं तो गफलत में ही मारा जाऊं। लेकिन मैं तो आपकी कोई दुश्मन नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी थी। जवाब मुस्कुरा कर दिया गया। मुझे आपसे बात करनी है। तूसिया ने नज़रें झुकाकर कहा, कहो, लेकिन पहले आप ये बताएं, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? इसका फैसला तो तुम्हारी बात सुनकर ही होगा। इसका मतलब नाराज़ होने का इम्कान है। अच्छा बाबा, अब मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, आप बोलो। बाबा, मैं वो बोलते हुए रुक गई। वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बड़े सरकार की मायनेखेज निगाहें उस पर टिकी हुई थीं कि वो कब बोले। मैं इंस्पेक्टर दरगोश से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ओह, वो 2 टके का पुलिस ऑफिसर? वो 2 टके का नहीं है, मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। तूसिया की आवाज़ ऊंची हो गई। बाबा, प्यार मोहब्बत? बड़े सरकार ने तंजिया अंदाज में कहा। 2-4 ही दिन में उस टके के इंसान ने तुम्हारा दिल जीत लिया, और मैं जो सालों से तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तुम इन 4 दिनों के आगे कोई हिसाब नहीं रखोगी। क्या मतलब? वो आम और मामूली इंसान है, लेकिन तुम आम और मामूली नहीं। तुम्हारी रगों में शाही खून है। तुम एक शाही कबीले के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। बड़े सरकार ने पुरजोश लहजे में कहा। शाही कबीला, शाही खानदान? मैं समझी नहीं। हाँ, तुम कोई मामूली नहीं, बड़े सरकार ने संजीदगी से कहा। यहाँ से कोसों दूर एक इलाका है, तुम वहाँ की मलका हो। तुम्हारी पीठ पर जो निशान है वो उस शाही खानदान की मीरास है। तो क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं? वो बेताबी से बोली। नहीं, उस कबीला में बगावत हो गई और उनको कत्ल कर दिया गया, और मैं तुमको वहाँ से लेकर फरार हो गया, वरना इस बगावत में तुम्हारी और मेरी मौत पक्की थी। ओह, तूसिया के मुंह से निकला। बस मुझे एक ख़ास वक्त का इंतज़ार है, जिसके बाद मैं तुमको लेकर वहाँ जाऊँगा। बड़े सरकार के लहजे में अजीब सी सरशारी थी। बड़े सरकार की बात सुनकर वो खामोश रही। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आया इन बातों पर यकीन करे या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि बड़े सरकार की आवाज़ फिर उसको सुनाई दी। वो कह रहे थे, जब वहाँ राज करोगी, हुकूमत करोगी, क्या फिर भी तुम दरगोश जैसे इंसान को याद रखोगी? वो खामोश ही रही। उसके दिल में तो बस सिर्फ दरगोश की ही तस्वीर थी। दरगोश जिसने दिल के धड़कने का मफहूम समझाया। खामोश क्यों हो, जवाब दो, बड़े सरकार ने उसको चुप देख कर कहा। लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। ऐन उसी वक्त कहीं दूर से घंटी की आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर बड़े सरकार चौंक गए। फिर जल्दी से तूसिया की तरफ देखकर बोले, आप जाओ, जाकर सो जाओ, कल बात करेंगे। इतना कहकर उन्होंने तूसिया के जाने का भी इंतजार नहीं किया और बड़ी तेज़ी से घंटी की आवाज़ की सिमत बढ़ गए, जो कि दोबारा उभरी थी। उनके कदम बड़े तेज़ी से उठ रहे थे। उनके जाने के बाद तूसिया चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही और फिर बाहर निकल गई। दरगोश का पूरा दिन इसी अस्पताल के कमरे में गुजरा। दिन भर वो खूबसूरत सी नर्स उसकी देखभाल करती रही। उस नर्स को देखकर दरगोश को हमेशा जापानी गुड़िया याद आ जाती। कोई और मौका होता तो वो नर्स से बहुत सी बातें करता, मगर वो उसके दिमाग के कारखाने में अपने साथियों की मौत ही मैन्युफैक्चर हो रही थी। क्या कोई सोच सकता है कि कल तक हंसने बोलने वाले यूं मौत से हमकनार हो जाएंगे? ज़िंदगी का यही दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। बाकी ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रहमान और रहीम है। फिर उसको जिब्रान याद आया।
जो फ़र्ज पर कुर्बान हो गया। अपने 3 साथियों की मौत से उसको एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी कितनी वेस्ट की। पुलिस सर्विस में वो सिर्फ कांचे के चक्कर में पड़ा रहा। उसको खुद से घिन सी आने लगी। क्या मैं आपके कपड़े बदल दूं? नर्स की आवाज़ ने उसको ख्यालात से चौंका दिया। उसने नर्स की तरफ देखा और फिर जल्दी से बोला, शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूँगा। अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दरअसल मेरी ड्यूटी अब ख़त्म होने वाली है और मैं जा रही हूँ, नर्स ने बताया। आप बेफिक्र होकर घर जाओ। जब दोबारा ड्यूटी पर आओगी तो मैं नहीं मिलूँगा, मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। शुक्रिया नर्स, मैं इतना आराम नहीं करना चाहता, मुझे और भी काम है। मैं तुम्हारी खिदमत को याद रखूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लोबना है। शादी हो गई आपकी? शादी? उसका लहजा तल्ख हो गया। क्यों? उसकी तल्खी महसूस करके उसने हैरत से पूछा। शादी के बाजार में हम लड़कियां शोपीस ही तो हैं। हर माह तैयार होकर दिखाई जाती हैं और फिर मुस्तरद कर दी जाती हैं। जवाब में तल्खी नुमाया थी। दरगोश ने कोई जवाब न दिया। वाकई एक मुआशरती मसला है जो कि हमारे मुआशरे को घुन की तरह खा रहा है। लड़कियां तैयार होकर पसंद करने के लिए दिखाई जाती हैं, फिर दुल्हा या दुल्हे की माँ की कोई ना कोई वजह से मुस्तरद कर दी जाती हैं। दरगोश अफसरदा हो गया। नर्स चली गई और दरगोश फिर अपने ख्यालात में खो गया। डॉक्टरों की हदायत की परवाह किए बगैर वो अस्पताल से निकल गया। सबसे पहले वो पुरसा देने के लिए इकराम के घर जा पहुंचा। छोटा सा घर गोया कब्रिस्तान में बदल चुका था। इकराम के बूढ़े माँ बाप और 2 छोटे बच्चे, उनकी ज़िंदगी जैसे रुक गई। इकराम तो चला गया लेकिन अपने साथ 5 लोगों को और भी मार गया। उनके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरगोश को उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल नजर आया कि हमारा क्या कसूर है, हम किसके सहारे जिएंगे। दरगोश को उस मनहूस सांप पर गुस्सा आने लगा। वह दिल गिरफ्तार होकर वहां से निकल आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सांप की बोटियां नोच ले। घर पहुंचकर भी उसका जीव चाट रहा। अकबर ने उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की और खाने का पूछा, लेकिन उसका दिल ना था। बस चाय का बोलकर वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अचानक उसने किसी ख्याल के पेश नज़र अलमारी खोली। सांप की मूर्ति उसी जगह मौजूद थी। उसकी आंखों की चमक से गोया रोशनी के हाले फूट रहे थे। ना जाने क्यों दरगोश को ऐसा लगा कि ये वही सांप है जिसने उसके साथियों की जान ली थी। लेकिन ये बेजान है, भला ये किसी की जान ले सकता है? फिर उसने अलमारी का पट बंद कर दिया। पूरी रात इंस्पेक्टर आसिफ अहमद दरगोश अजीबोगरीब ख्वाब देखता रहा। कभी वो अपने आप को सांपों में घिरा हुआ पाता तो कभी वो वीरान जंगल में, कभी उसको अपने मुर्दा साथी दिखाई देते। अचानक वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब यूं उसकी नींद उचाट हुई थी। जल्द ही इसकी वजह समझ में आ गई। उसको उठाने वाले 4 लोग थे। उनके हाथों में असलहा था। वो सर से पांव तक स्याह लिबादे में मलबूस थे। अपने चेहरों को छुपाने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया था। सिर्फ आंखों की नुमाइश हो रही थी। कौन हो तुम लोग? दरगोश ने बेखौफ होकर पूछा। मौत के फरिश्ते, जवाब मिला। मौत के फरिश्ते तो यहाँ क्यों आए हो? दरगोश ने पूछा। एक तो ये सवाल बहुत करता है दादा, एक नकाबपोश ने अपने दूसरे साथी को देखकर कहा। क्यों, कि हम क्लासरूम में पर्चा देने आए हैं? अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। नहीं दादा, एक ने जवाब दिया। सुन लिया। वो नकाबपोश दरगोश की तरफ घूमा और बोला, खैर तुम्हारा दिल रखने के लिए जवाब देता हूँ, वो सांप की मूर्ति कहाँ है? दरगोश इस वक्त वाकई बेबस था। चारों रिवॉल्वरों के रुख उसी की तरफ थे। किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मतलब मौत के सिवा और कुछ ना था। लेकिन ये लोग अंदर किस तरह आए? इन्होंने अकबर के साथ क्या सलूक किया? कई तरह के सवालात उसके दिमाग में उठ रहे थे। फिर नकाबपोश के अल्फाजों पर वो बुरी तरह से चौंक गया। तुम सोच रहे होगे हमने तुम्हारे नौकर के साथ क्या किया? दरगोश ने कोई जवाब ना दिया। तुम्हारा नौकर तुमसे ज़्यादा होशियार निकला। चुपचाप बंधवा लिया अपने आप को। बेचारा किचन में पड़ा है बंधा हुआ। वो हंसकर बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो? दरगोश ने भराई हुई आवाज़ में कहा। वही मूर्ति जो उस बॉक्स में थी जिसको तुमने साहिल पर रेड करके पकड़ा था। तुम्हारे साथ 4 साथी थे, 3 तो मर गए और हम उनकी तरफ से इत्मीनान करने के बाद ही तुम्हारे पास आए हैं। इत्मीनान मतलब? दरगोश चौंक गया। उनके घरों की बाकायदा तलाशी के बाद अब तुम्हारी बारी है। तुम कह रहे हो तुम नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। तुम ये बड़ी भूल करोगे। तलाशी के नाम पर दरगोश ने घबरा कर कहा। शट अप। आवाज़ बड़ी ही गुंजीली थी। फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोला, मैं इस पुलिस वाले को संभालता हूँ, तुम लोग उस मूर्ति को तलाश करो। इतना सुनना था कि वो तीनों कमरे की तलाशी में मसरूफ़ हो गई। यह तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। कानून से खेलकर तुम लोग जुर्म कर रहे हो। दरगोश ने गुर्राते हुए कहा। कानून? दरगोश की बात पर वो हंस पड़ा। किस कानून की बात करते हो तुम? वही कानून जो आम के लिए कुछ और ख़ास के लिए कुछ है, या वो कानून जो सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये लेकर छोड़ देता है? नकाबपोश ने हंसकर कहा। उसकी बात सुनकर दरगोश खामोश हो गया। बात तो ठीक थी। कानून में बहुत से सकम थे, लेकिन फिर भी कानून के होने से बहुत से जुर्म रुके हुए थे। अगर तुम गिरफ्तार हुए तो बहुत बुरा सलूक होगा तुम्हारे साथ।
मान लिया, जब गिरफ्तार होंगे तब की तब देखी जाएगी, नकाबपोश ने हंसकर कहा। उसी वक्त उसके साथी मुड़े और उनमें से एक ने कहा, दादा यहाँ तो कुछ भी नहीं। अबे उल्लू के पट्टू, अलमारी कौन देखेगा, नकाबपोश को रहा। ओह हाँ उस्ताद। इतना कहकर वो अलमारी की जाने बढ़ गए। चंद लम्हों के बाद एक की आवाज़ सुनाई दी, दादा ये तो लॉक है। ओह मूर्ति इसमें है, चाबी दो। नकाबपोश दरगोश की तरफ मुड़कर गुर्राया, चाबी मेरी जेब में है। दरगोश ने इत्मीनान से कहा, रुक जाओ, हम चाबी खुद निकालेंगे। जैक तुम चाबी जेब से निकालो। जैक ने उसकी खूंखार नज़रों की परवाह किए बगैर जेब में हाथ डाल दिया और चाबी निकाली। तुम लोग अपने लिए गड़ा खोद रहे हो, दरगोश बोल उठा। तुमको इस गड्ढे से क्या तकलीफ है, नागिर का लहजा पुरमज़ा था। जल्द ही अलमारी खोली गई। दरगोश ने फ़ौरन ही आंखें बंद कर लीं। वो अपनी आंखों के सामने उस मूर्ति को इनके कब्जे में जाता हुआ नहीं देख सकता था। अलमारी में नहीं है। नकाबपोश की आवाज़ सुनकर दरगोश ने चौंक कर आंखें खोल दी। दरगोश ने उस वक्त अक्लमंदी का मुजाहरा किया था कि मूर्ति की गुमशुदगी पर किसी किस्म के रद्दमल का इजहार नहीं किया, वरना उसको इस बात पर हैरत थी कि मूर्ति गई कहाँ। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि मैं किसी मूर्ति के बारे में नहीं जानता, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है तुम लोगों को, दरगोश ने कदरे नरमी से कहा। तो तुम नहीं बताओगे, नागर ने कड़े लहजे में कहा। जानता होता तो ज़रूर बता देता, चाहो तो पूरे घर की तलाशी ले लो। अब तो यही करना होगा, नागर गुर्राया। रस्सी लाकर इसको बांध दो, नागर ने अपने साथियों से कहा। थोड़ी ही देर में दरगोश को रस्सियों से बांध दिया गया। पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद वह रुखसत हो गई। नकाबपोशों ने बाहर आकर दरगोश के फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और पार्किंग की तरफ निकल आए। दादा मूर्ति इसके पास नहीं है तो फिर कहाँ है, टोनी ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मूर्ति इसी के पास है, नाटक कर रहा है। खैर मेरा नाम भी नागिर है, अब तुम लोग इस पर नज़र रखोगे। इतना कहकर नागर चलते चलते रुक गया। उसने देखा कि जैक पार्किंग के अंधेरे वाली जगह पर जा रहा है। अबे कहाँ जा रहा है, नागिर ने चिल्लाकर पूछा। दादा मूतने, जैक ने उंगली उठाकर इशारा किया। उसकी बात सुनकर सारे साथी हंस पड़े। कुत्ते वाली आदत तुम्हारी कभी नहीं जाएगी, बाथरूम उस तरफ है, नागिर ने गुस्से से कहा। जवाबन जैक खी करता हुआ बाथरूम की सिमत बढ़ गया। वह तीनों गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगे। दादा भूख लगी है। यार लग तो मुझे भी रही है, मगर इस वक्त कौन से होटल खुले होंगे, टोनी ने जवाब दिया। तुम लोग भी हर वक्त ही खाने पीने के बारे में ही सोचना, काम की किसी को फिक्र ही नहीं, नागर ने कदरे गुस्से से कहा। अभी टोनी कुछ कहना ही चाहता था कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। वो आवाज़ गाड़ी की पिछली सीट से आ रही थी। ये कैसी आवाज़ है? इतना कहकर टोनी ने अकबी सीट की तरफ मुड़कर देखा तो दूसरे ही पल उसके हलक से चीख निकल गई। उसकी पैरवी में उसके साथियों ने भी मुड़कर देखा तो उनका भी यही हाल हुआ। जैकी जैसे ही बाथरूम से फारिग होकर गाड़ी के पास पहुंचा, अंदर का मंजर देखकर वो उछल पड़ा। खौफ का शदीद तरीन एहसास उसके चेहरे पर नजर आने लगा। फिर वो दीवानों की तरह उल्टे कदमों भागते ही चला गया। दरगोश ने जानबूझकर अपने जिस्म को कदरे फैला लिया था कि जब उसके गिर्द रस्सियां लिपटती जा रही थी, इसके बावजूद बांधने वाली काफ़ी तेज़ और तर्रार थे। यही वजह थी आज़ाद होने के लिए उसको काफ़ी जद्दोजहद का सामना था। दरगोश ने खुद को आज़ाद करवा लिया। उसको अकबर के बारे में भी काफ़ी तशवीश थी कि उन जालमों ने ना जाने उसके साथ क्या किया होगा। उसको इस बात पर हैरत थी कि मूर्ति कहाँ गई। ना जाने क्यों उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो मूर्ति पुरिसरार खुसूसियत की हामिल है। उसने सोने से पहले मूर्ति को खुद ही अलमारी में लाकर रखा था। इससे पहले भी यही हो चुका था, ये दूसरी बार था। ऐसा क्यों हो रहा था? इस तरह मूर्ति के गायब होने में क्या राज पोशीदा था? ये पुरिसरार सांप की मूर्ति किसकी थी, कहाँ से आई थी? कई किस्म के सवालात थे जिसने दरगोश के ज़हन को उलझा दिया था, लेकिन फ़िलहाल उसको अकबर की खबरगिरी करनी थी। उस बेचारे को इस तरह बांध कर डाला गया था कि मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया। ये कौन लोग थे दरगोश बाबू? पूरा घर बर्बाद कर दिया इन हरामखोरों ने और कुछ करने का मौका भी नहीं दिया, अकबर ने तशवीश से कहा। तो क्या कर लेते तुम सनी देवल बनकर? उन चारों का कीमा कर देते, दरगोश ने हंसकर कहा। नहीं बाबू, कम से कम आपको खबरदार कर देता। खैर जो हुआ सो हुआ, तुम घर को सेट करो, उजाला होने ही वाला है, मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर दरगोश फ्लैट से निकलकर पार्किंग की तरफ आ गया। उसी लम्हे चौकीदार भागता हुआ उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर बदहवासी थी। शदीद बदहवासी के आलम में अल्फाज उसका साथ छोड़ गए। क्या हुआ? दरगोश ने तेज़ लहजे में पूछा। उसने जवाब देने की बजाय पार्किंग की तरफ इशारा कर दिया। हुआ क्या? बात ही कुछ ऐसी है जनाब, वो सामने वाली लाल गाड़ी में 3 आदमी बेहोश पड़े हैं। क्या 3 आदमी? वो चौंका। जनाब मैं एक राउंड लगा कर वापस आया तो ये गाड़ी देखी, इससे पहले नहीं थी। यूं भी मैं सब गाड़ियां पहचानता हूँ। फिर इसी कार के अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो अजीबोगरीब हुलिया में 3 आदमी बेसोर कर दिखाई दिए। अजीबोगरीब हुलिया मतलब? उनके चेहरों पर स्याह नकाब लगी हुई थी। अरे, दरगोश ने बमुश्किल अपनी हैरत छुपाई। फिर गाड़ी के अंदर वाली रोशनी में उसने तीनों को देखा, मगर उसमें चौथा नहीं था। लेकिन चौकीदार का अंदाज़ा गलत था। वो बेहोश नहीं थे, मर चुके थे। उनके जिस्म नीले पड़ चुके थे। उनकी पेशानियों पर सांप के दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे।
उनके जिस्मों की रंगत हूबहू वही थी जो उसके साथियों की थी। चौथा आदमी गालमन फरार होने में कामयाब हो चुका था। बहुत जल्द पुलिस की भारी नफरी दरगोश की इतला पर वहां पहुंच गई। जब शोर शराबा हुआ, फ्लैटों के दूसरे मकीन भी जाग उठे। जब उनको सूरत हाल का इल्म हुआ तो एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। दरगोश ने किसी किस्म का बयान नहीं दिया। ये खबर जरा ही देर में जंगल की आग बनकर फैल गई। हर तरफ उस पुरस्कार शाम की दास्तानें फैल गईं। उन तीनों के मुतल्लिक ये अखज़ कर लिया गया था कि ये लोग उन फ्लैटों और उसके अतराफ़ में कोई वारदात करने आए थे, मगर सांप ने उनको मौका ही ना दिया। ये तीनों पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। बहरहाल उस सांप के मुतल्लिक अब गौर किया जा रहा था, क्योंकि अब किसी की भी जान महफूज नहीं थी। दरगोश अपने फ्लैट में वापस आया तो उजाला हो चुका था। सुबह के 6 या 6:30 का अमल था। अकबर फ्लैट को सेट कर चुका था, अब चाय बना रहा था। उसको चाय और नाश्ता लाने का बोलकर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बुरी तरह से उछल पड़ा। सांप की मूर्ति उसके बेड पर मौजूद थी और उसकी हीरो वाली आंखें गोया इंस्पेक्टर को ही घूर रही थीं। दरगोश उसे अजीब सी निगाहों से देखता रहा। फिर सरसराती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, वो खूनी सांप तुम ही हो, कोई और नहीं हो सकता। हाँ, वो तुम हो। सांप किसी पत्थर की तरह उसी जगह पड़ा रहा। दरगोश आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो बेड की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका पाँव उलझा और वह धड़ाम से फर्श पर आ रहा। उसका सर फर्श से टकराया था। यह ज़रब काफ़ी शदीद थी। चंद लम्हों के लिए जैसे अंधेरा सा छा गया। अरे दरगोश बाबू! अकबर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। अकबर ने फ़ौरन ट्रे एक तरफ रखी और दरगोश को सहारा देने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो उठ पाया। सर किसी फोड़े के माने दुख रहा था। क्या हुआ बाबू, चक्कर आ गया? आप अभी बीमारी से उठे हैं, कमज़ोरी बहुत है, आप लेट जाएं। नहीं यार, तुम जाओ। दरगोश ने घूमकर फर्श पर देखा तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ ना थी जिससे उसका पाँव उलझा हो। उसने साफ महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। यकदम ही उसको सांप की मूर्ति का ख्याल आया और वह फ़ौरन ही बेड की तरफ घूमा और एक तवील सांस लेकर रह गया। मूर्ति एक बार फिर गायब थी और फिर अचानक ही दरगोश की एसपी साहब के ऑफिस में तलबी हुई। इस पेशी पर वो कदरे हैरान था। एसपी साहब ने उसको नरम गरम अंदाज में देखा और उसको बैठने के लिए कहे बगैर मुखातिब हुआ, मिस्टर आसिफ अहमद, कितने साल हो गए पुलिस सर्विस में? सर 5 साल हो गए। फिर भी आपको ड्यूटी करना नहीं आया? क्या मतलब? वो चौंक गया। मिस्टर आसिफ, तुम्हारे मुतल्लिक कुछ इतलात हैं? कैसी इतलात सर? दरगोश का दिल धड़क उठा। तुमने जुराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही की। तुम पर इल्ज़ाम है स्मगल होने वाले बॉक्स में से तुमने कुछ निकाल कर गायब किया है। एसपी खालिस अफसराना लहजे में बोला। यह सुनकर दरगोश सन्नाटे में आ गया। वो सोच में नहीं सकता था कि उस सांप की मूर्ति का राज फाश हो सकता है। बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों? सर मैं मानता हूँ मैंने लालच में आकर उस बॉक्स से एक सोने का सांप उड़ा लिया था, लेकिन अब सांप की मूर्ति मेरे पास से भी गायब हो चुकी है। क्या मतलब? एसपी ने उसको गौर से देखा। इस बात का मतलब मैं आपको आसानी से समझा नहीं सकूंगा। दरगोश ने अपनी ठोड़ी खुजाई। आप जानते कि अब तक 6 अफराद, इकराम, शेर अली, शकील और वह 3 मुजरिम एक जहरीले सांप की वजह से मारे जा चुके हैं। हाँ तो? एसपी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। ठहरो, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि साल पर मरने वाले पुलिस एहलकारों की मौत और उन मुजरिमों की मौत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? जी सर, मुझे ऐसे लगता है। मूर्ति और जहरीला सांप सिक्के की एक ही तस्वीर है। दरगोश तवील सांस लेकर बोला। बहुत खूब। एसपी मुस्कुरा दिया। मौजू से हटना कोई तुमसे सीख ले। जुर्म छुपाने की अच्छी तोजी है तुम्हारी, मगर इस बेसरोपा मिलाप का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल है सर, मैं अपनी बात साबित करूंगा। मैं कोई भी बेसरोपा कहानी सुनने के मूड में नहीं। जब्तशुदा माल की चोरी के इल्ज़ाम में जब तक महकमाना कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती तुम मुअत्तल किए जाते हो। आईजी का लहजा सर्द था। बेहतर यही है कि वो मूर्ति खुद कानून के हवाले कर दो। बसूरत दीगर, अगर जुर्म तुम पर साबित हुआ तो कानून के मुताबिक तुम पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने फिर कहा। सर सच जो भी था मैंने बता दिया। एसपी ने कोई जवाब ना दिया। फिर उसकी पेटी भी उतार ली गई और असलहा भी ले लिया गया। अब वो सिर्फ दरगोश था, सिर्फ दरगोश।